30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार। साधना टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सतमौला कवि सम्मेलन, जिनके जनक अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री और संस्थापक सरदार जीत सिंह जी, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, हमारे मित्र परवीन आर्या जी और साधना टीवी चैनल के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी हैं। ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सतमौला कंपनी के अनिल कुमार मित्तल जी। आप सभी लोगों के प्रयास से ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप साधना टीवी पर प्रसारित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी तक 10,000 युवा कवियों को मौका मिल चुका है। 700 एपिसोड का प्रसारण हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं भी समय मिलने पर इसे देखता हूँ और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 700 नहीं बल्कि 10,000 एपिसोड चले, ताकि और भी नए युवा कलाकारों को, नए कवियों को मौका मिले और इसे एक अच्छा मार्गदर्शन मिले ताकि वो और अच्छा कर सके। और मैं दर्शक दीर्घा को, क्योंकि उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और उन्हें भी एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप ये कार्यक्रम आगे करते रहें, बढ़ाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच पधारे हैं श्री आशीष कंदवे। आशीष कंदवे जी आईसीसीआर की मुख्य पत्रिका गगनांचल के आप प्रधान संपादक हैं और साथ ही साथ अब आप के ऊपर एक और महती भार आपके पास चढ़ गया है, वो उसका नाम होता है निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र। आप उसके निदेशक भी आप हो चुके हैं। बहुत बहुत आपको हार्दिक आपका अभिनंदन। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सतमौला कवियों की चौपाल में आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये आजकल चलता है अंतर्राष्ट्रीय कई प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक गली से दूसरी गली में राष्ट्र बदल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, लेकिन वास्तव में आज हमारे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय मुखिया के रूप में, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुखिया के रूप में हमारे बीच में आशीष कंदवे जी हमारे बीच में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं हिंदी साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में जो बैठे हैं एक बहुत ही वरिष्ठ कवि व गजलकार, मेरे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी शायर। आपके नाम से काफ़ी मुशायरे होते हैं। आप कई देशों में विदेश यात्रा मुशायरों के लिए आप कर चुके हैं। आपका एक वैश्विक नाम है जिनका नाम होता है वो है मासूम गाजियाबादी जी। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिन्होंने कवि सम्मेलन और साहित्य जगत में पैरोडी को अपना एक मुकाम दिया, एक पहचान दिलाई और एक सम्मानजनक स्थिति का जो पद दिलाया, ऐसे उसके जनक हमारे बीच में सुनहरी लाल वर्मा। तुरंत जोरदार ताली के साथ हम सुनहरी लाल वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वह है बहुत ही हास्य सम्राट। हम तो बहुत ही एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उनको हास्य सम्राट कहते हैं। कई हास्य सम्राटों के सम्राट जनक रसिक गुप्ता हैं। आप काव्य गुरु के रूप में आप पहचान रखते हैं रसिक गुप्ता जी। और रसिक गुप्ता जी की पहचान एक ये भी है कि आप राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। जोरदार ताली के साथ रसिक गुप्ता जी का स्वागत। अब मैं जो सबसे पहले जिनकी मैं शुरुआत कराना चाहता हूं कि पैरोडी किस प्रकार हो सकती है। जैसे एक गजल और गीत का एक मीटर होता है, पैरोडी के लिए एक नूतन प्रयास करने वाले, और मैं अगर कहूं तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत नहीं, इनको हम बाबा तुरंत देव बोलते हैं, और तुरंत ये अपनी काव्य पाठ रचना का प्रस्तुतिकरण कर देते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी क्षणिका श्रोणी प्रीतम के बाद यदि कोई मुझे नाम ध्यान रहता है तो वो बाबा तुरंत देव का रहता है। तुरंत देव जी के लिए मैं राजा राजेंद्र राजा जी का एक छोटी सी एक उनकी छोटी रचना है वो उसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा। जाते जाते गांव वालों को यूँ समझाने लगा, गांव वालों सावधान हो जाइए, अपनी बहू बेटियों को कहीं छुपाइए। एक गांव के नौजवान से ना रहा गया, वह जोर से चिल्ला उठा कि महाराज, हे महाराज, आप तो जा रहे हैं, अब डर किससे हो सकता है। डाकुओं का सरदार बोलने लगा, चुप, हम तो जा रहे हैं, अब पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी आए और अपनी पैरोडी से सतमोला कवियुग चौपाल में रंग बरसाएं। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। नमस्कार, सतमोला कवियुग चौपाल के सभी श्रोताओं दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रवीण आर्य जी को विशेष प्रणाम करता हूं कि आपसे रूबरू कराने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो पहले मैं आपको बताऊं, आपका सम्मान करता हूं कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। वाह 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 वाह। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। वाह, वाह, क्या बात है। थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं। वाह, 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 वाह। कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। अपनी पलकों पे बिठाओ। और इस तरह से जिंदगी चलती है साहब। हम गुप्ता जी के साथ रहते हैं, रसिक गुप्ता जी के साथ, तो ये अपना खूब आनंद लेते हैं, हम भी इनके साथ आनंद लेते रहते हैं। और आनंद का इनका तो रंग जमता है साहब, जहाँ जाते हैं और रंग जमता है। लेकिन हम भी इनके गुरु कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने का हुनर। ऐसे मजा लेते थे साहब। उन दिनों बड़ी ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंडा ठंडा पड़ रहा, बहुत तूफान आ रहे थे। पत्नी बोली, घर में तो रहती थी, हम तो शेर थे लेकिन माता सवार रहती थी। वाह। तो वो कहने लगी कि आप आज ठंडे पानी से नहाना है। नहाना है तो नहाना है। अब बहुत ठंडा था तो फिर हमने एक गाना गाया और नहाए। वाह वाह। कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठरे ठठरियाँ चाहे ठिठरियाँ पसुरियाँ फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और नहाते, हाँ बता रहा हूँ, हाँ। कि उधर ठंडी ठंडी आहा। हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे।
दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। हम तो साहब झेल जाते हैं, और दर्शकों से कहता हूँ यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो। वाह, क्या बात है। यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप सुन रहे थे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को, यानी कि बाबा तुरंत देव को। आपने तुरंत देव के रंग देखे। अब मैं एक अलग रंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साथ में बैठे हमारे रसिक गुप्ता जी। रसिक गुप्ता जी से ही उन्होंने नेशनल चैनल पे प्रथम आने का पुरस्कार लिया था, और आज अनेक वरिष्ठ कवि हैं जिनके आप गुरु हैं, और आप हास्य सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक ऐसे कवि जी आपने कविता आप लिखते हैं, कविता के रूप में आप जिस प्रकार से हास्य की फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, साथ ही साथ आप समस्या को कविताओं में उठाते हैं, उसका समाधान भी देते हैं। ऐसे कवि हैं। मैं बड़े आदर के साथ अपने बड़े भाई रसिक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ रसिक गुप्ता जी का सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सभी दर्शकों का शत शत नमन करता हूं, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए न पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार। वाह 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 वाह, भारत में मिले बहुत बढ़िया। वाह, एक हास्य कविता मैं सुनाता हूं प्रवीण भाई। स्वागत। और हमें सौभाग्य मिला कि आज हम प्रवीण भाई के साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, लेकिन इनके जो पिताजी से थे, पिताश्री स्वर्गीय श्री जगदीश आर्य जी, उनके साथ भी मुझे मंच साझा करने का सौभाग्य मिला, और आज आपके साथ बैठे हैं तो मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ एक हास्य कविता पढ़ता हूँ। स्वागत। प्रदूषण पर मैंने एक हास्य कविता लिखी। मैं विषय ऐसी उठाता हूँ, ऐसा लगता है कि इसमें हास्य निकलेगा कैसे। और सुनिएगा आशीष, स्वागत। कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम, क्योंकि दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित नगरी का खिताब मिला, तब वहीं से कविता प्रारंभ। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम, या तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। वाह वाह। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को अपनी पत्नी बना के लाएं। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहा माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से। वाह 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 वाह। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो, और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पे शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। वाह वाह। मैंने कहा तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली आप तो 21वें हो, मेरी प्रैक्टिस देखकर 20 तो मोहल्ले में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम, वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आजकल दोस्त भी
कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। आशीष भाई आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत पे रो रहा हूँ। शादी को 2 महीने हो गए प्रवीण भाई, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। वाह 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 क्या राम बात है जाने मेरा हनीमून बनेगा कब। आहा, राम वाह। जाने मेरा हनीमून बनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। हाय 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 क्या बात है। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। वाह जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता है आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर यूरिया सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है। नदी और नाले का फर्क, और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। वाह बहुत बहुत बढ़िया। इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही सार्थक कविता आपने प्रस्तुत की सुनहरी रसिक गुप्ता भाई साहब ने आपने। और देखिए कि हास्य कवि का केवल मात्र ये नहीं होता कि वो हंसाए, हास्य के साथ साथ वो चिंतनविद है। चिंतनविद है, वो ऐसा चिंतन दिया है, एक मारक चिंतन दिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। अब सतमोला कवियों की चौपाल में मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनका नाम होता है मासूम गाजियाबादी जी। एक ऐसा नाम होता है मासूम गाजियाबादी जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। मासूम गाजियाबादी जी एक वरिष्ठ आप उर्दू शायर हैं। आपकी रचनाओं को मुरारी बापू ने भी सुना है, और मुरारी बापू जी ने भी सुना है, और मुरारी बापू जी के साथ साथ देश ने सुना है। आपने समसामयिकी भी पर आपने कई शायरी की हैं। तो मैं बड़े आदर और अदब के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ चाचा मासूम गाजियाबादी जी को। आप आइए चाचा। आप सभी को नमस्कार, और सतमोला कवियों की चौपाल के सुनने वालों को मेरा सलाम। बात यहाँ से ही शुरू करता हूँ कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं। वाह 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 क्या बात है। जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। और 2 शेर ये भी देखें, एक नया चलन शुरू हुआ है हमारे गांव में। जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं, हमारे गांव में जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं, तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है। तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। यहाँ वो तीसरा बस फोन से फिल्में बनाता है। बड़े वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर का बहुत बहुत अच्छे। लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। यहाँ वो तीसरा बस फोन से फिल्में बनाता है। और जब हमारे अभिभावक शहर में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम अपनी संस्कृतियों को भूल गए हैं। वो शेर देखें कि हमारे जख्म को मरहम मिलाना गम को 2 आंसू। हमारे जख्म को मरहम मिलाना गम को 2 आंसू। तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे। तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे। वो दिल पे चोट करना जानता था, इसलिए उसने उन्हीं पौधों के सर काटे जो मैंने खुद लगाए थे। वाह वाह। उन्हीं पौधों के सर काटे
जो मैंने खुद लगाए थे। दोस्तों, एक और तकलीफ़ होती है जब सुनते हैं कि बच्चे माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो 2 शेर देखें कि छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, मांगी न मन्नतें जहाँ औलाद के लिए, वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने, वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने, बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद, क्या बात है, बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद के लिए। और ये शेर भी देखें कि उसूली, अदबी, तहजीबी, रूहानी कौन देखेगा, उसूली, अदबी, तहजीबी, रूहानी कौन देखेगा, नुमाइश में भला चीजें पुरानी कौन देखेगा, नुमाइश में बड़ा मासूम शेर है। भला चीजें पुरानी कौन देखेगा, वो पगली इसलिए शायद ठहाकों पर उतर आई, वो पगली इसलिए शायद ठहाकों पर उतर आई, जवानी में तेरी आंखों का पानी कौन देखेगा, वो पगली इसलिए शायद ठहाकों पर उतर आई, जवानी में तेरी आंखों का पानी कौन देखेगा। और ये शेर भी प्रवीण भाई के अंगूठी लाख ये दुष्यंत की दी है शकुंते सुन, अंगूठी लाख ये दुष्यंत की दी है शकुंते सुन, तेरा सब पाप देखेंगे निशानी कौन देखेगा, तेरा सब पाप देखेंगे निशानी कौन देखेगा। और 2 शेर ये भी कि मेरे तू ऐब क्यों गिनवा रहा है, मेरे तू ऐब क्यों गिनवा रहा है, अंधेरा चांद को धमका रहा है, मेरे तू ऐब क्यों गिनवा रहा है, अंधेरा चांद को धमका रहा है, लहू मांगेंगी जुल्फें खुल गई तो, लहू मांगेंगी जुल्फें खुल गई तो, महाभारत को क्यों दोहरा रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लहू मांगेंगी जुल्फें खुल गई बहुत तो, अच्छे, महाभारत को क्यों दोहरा रहा है, जो मांगा उसको दे दिया वो ही उधार में, जो मांगा उसको दे दिया वो ही उधार में, मुफलिस की बेटी थी निगाहे साहूकार में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो मांगा उसको दे दिया वो ही उधार में, मुफलिस की बेटी थी निगाहे साहूकार में, मुफलिस की बेटी थी निगाहे साहूकार में, और मजबूरियां गरीब की भर के सिगार में, एक शाह ने उड़ा दी धुएं के गुबार, मजबूरियां गरीब की भर के सिगार में। और ये शेर, हम थे मुश्किल के पंजों में जब, हम थे मुश्किल के पंजों में जब, आप जुल्फें संवारे गए, हम यकीनी में मारे गए, हमने तारीफ की और वो, हमने तारीफ की और वो, आईने को निहारे गए, हम यकीनी में मारे गए। और गजल का मक्ता, बस्ते मासूम क्या छिन गए, बस्ते मासूम क्या छिन गए, ख्वाब सारे के सारे गए, हम यकीनी में मारे गए। बहुत अच्छे मासूम गाजियाबादी जी की आपने गजल सुनी, कुछ चंद से सुने। और मैं अब जिस एक पर्सनैलिटी को मैं बुलाना चाहता हूं, वो पर्सनैलिटी होती है एक साहित्य की एक खास विभूति, जिनका नाम होता है श्री आशीष कंधवे। श्री आशीष कंधवे, आप गगनांचल पत्रिका, जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो पत्रिका गगनांचल के आप प्रधान संपादक हैं। साथ ही साथ अब हम आपको जानेंगे निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम आपको जानेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य परिषद के भी आप अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार की आपकी एक साहित्य में पहचान है,
हिंदी की बात तो सब करते हैं, लेकिन हिंदी में ही जो बात करने वाले व्यक्ति हैं वो आशीष कंधवे होते हैं। आशीष कंधवे जी के लिए मैं अपने पिताजी की रचना के कुछ दो चार मैं पंक्तियां रखना चाहता हूँ। जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ शोर मचाता फिरता हूँ, शोर मचाता फिरता हूँ। आशीष कंधवे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है और सौभाग्य की बात है कि सतमोला कवियों के चौपाल पर आज मुझे आपने आमंत्रित किया। प्लीज़। और मुझसे पूर्व एक से एक महारथी कवि, अभी आप जिनको सुन रहे थे वैचारिक कविताओं की धनी कोमल, और आपका जीवंत संचालन। मैंने देखा संचालकों के हाथ में कई बार छोटे मोटे पुर्जे होते हैं, और विशेषकर तब ऐसी स्थिति में जब इतना लंबा संचालन करना हो और सबका नाम पद प्रतिष्ठा उसके बारे में क्या कहना हो, ये सब याद रखना हो। तो अगर आप में से कोई ये सीखना चाहता है तो भाई प्रवीण जी से सीखिए कि कैसे संचालन को निर्बाध रूप से किया जाता है और यति गति मति सबका उपयुक्त प्रयोग कैसे किया जाता है। धन्यवाद। एक गजल के कुछ शेर देखिए कि उनका बदला तौर तरीका अच्छा है, उनका बदला तौर तरीका अच्छा है, कहने का अंदाज सलीका अच्छा है। वाह 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 वाह। कहने का अंदाज सलीका अच्छा है, और कातिल के हक में आता है सोचो तो, कातिल के हक में आता है सोचो तो, सरकारी इनाम वजीफा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सरकारी इनाम वजीफा अच्छा है, और 2-4 कदम चलकर ही थक जाए जो। कोमल जी याद रखिएगा जीवन में, 2-4 कदम चलकर ही थक जाए जो, उसके हिस्से सख्त लतीफा अच्छा है। वाह वाह वाह। उसके हिस्से सख्त लतीफा अच्छा है, और हाथ हमारे दोस्त हमेशा रहते हैं। वाह वाह प्रवीण भाई, वाह। हाथ हमारे दोस्त हमेशा रहते हैं, चाहे वे कमजोर खलीफा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। चाहे वो कमजोर खलीफा अच्छा है। पतझड़ के मौसम में बहार क्या देखूं, पतझड़ के मौसम में बहार क्या देखूं, अपने घर का तुलसी चौरा अच्छा है, उनका बदला तौर तरीका अच्छा है, कहने का अंदाज सलीका अच्छा है। ये थे आशीष कंधवे जी। आपको इनकी कविता कैसी लगी हमें राय जरूर दीजिएगा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। देश की ऊर्जावान कवियत्री अनुपमा पांडे भारतीय जो हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं वह आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अनुपमा पांडे भारतीय। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और जैसा कि प्रवीण सर आर्य जी ने बताया कि हम कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं भी उसके सपोर्ट में बोलती हूँ कि खून के हर कतरे में सिर्फ मेरी मिट्टी हो, खून के हर कतरे में सिर्फ मेरी मिट्टी हो, जीवन के हर सांस में सिर्फ मेरी मिट्टी हो, जीवन के हर सांस में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। और उठे जो चमन पर नजर कभी किसी गिद्धन की, और उठे जो चमन पर नजर कभी किसी गिद्धन की, खड़ग हाथ और सीने में सिर्फ मेरी मिट्टी हो, खड़ग हाथ में और सीने में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को निवेदित करती हूँ अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ। आप सभी को जोड़ती हूँ अपने परिचय की 4 पंक्तियों के साथ कि शिराओं को जो स्पंदित कर दे, शिराओं को जो स्पंदित कर दे, भावनाओं का वो ज्वार लिखती हूँ,
सिराओं को जो स्पंदित कर दे, भावनाओं का वो ज्वार लिखती हूँ, प्रेम प्रीत पीड़ा का गुब्बार लिखती हूँ, प्रेम प्रीत पीड़ा का गुब्बार लिखती हूँ, अधरों पर अंगार और आंखों की चिंगारी लिखती हूँ। भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, माँ भारती का यशगान लिखती हूँ, भारतीय हूँ मैं, माँ भारती का यशगान लिखती हूँ, और सरहद पर जो शोलों से दहकते हैं उनके शोणित का उबाल लिखती हूँ, और सरहद पर जो शोलों से उबलते हैं उनके शोणित का उबाल लिखती हूँ, और आईना हूँ मैं एक, आईना हूँ मैं एक साहेब, अक्षर अक्षर पर सच का प्रहार लिखती हूँ। बहुत अच्छे, सच का प्रहार लिखती हूँ, अक्षर अक्षर पर सच का प्रहार लिखती हूँ। जीवन के गहन भंवर में लहरों पर संगीत रचती हूँ, जीवन के गहन भंवर में लहरों पर संगीत रचती हूँ, तो प्रणय के अंतस क्षणों में स्वप्निल संसार भी गढ़ती हूँ, तो प्रणय के अंतस क्षणों में स्वप्निल संसार भी गढ़ती हूँ। ममता के आंचल में नित नया दृढ़ विश्वास रोपती हूँ, ममता के आंचल में नित नया दृढ़ विश्वास रोपती हूँ, और वात्सल्य की मधुरिम छांव में अपना अस्तित्व भी सजोती हूँ, और वात्सल्य की मधुरिम छांव में अपना अस्तित्व भी सजोती हूँ। अगली पंक्तियों से आप सभी नारी शक्तियों को जोड़ती हूँ कि अपने अस्तित्व को पहचानती हूँ मैं, अपने अस्तित्व को पहचानती हूँ मैं, झुकती हूँ तो झुकाती हूँ मैं, झुकती हूँ तो झुकाती हूँ मैं, संस्कारों के चौखट पे अपना स्वाभिमान भी रखती हूँ, संस्कारों के चौखट पे अपना स्वाभिमान भी रखती हूँ, और सफलता के क्षितिज पर, सफलता के क्षितिज पर कल्पनाओं की उड़ान भरती हूँ, और स्वयं सिद्धा बनकर मैं स्वर्णिम अध्याय भी रचती हूँ, स्वर्णिम अध्याय भी रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपको सुनने को मिला। मैं निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ अनुपमा पांडे भारतीय, अनुपमा पांडे भारतीय, भारतीयता से और नारी शक्ति को विवेचित करती हुई ये शानदार रचना, मैं उनका हार्दिक साधुवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका। अब मैं अपने एक बहुत ही वरिष्ठ पुराने साथी ओंकार त्रिपाठी जी, जो शाहदरा से हमारे बीच में पधारे हैं और मेरे पूज्य पिताजी के आप साथी हैं, मैं बड़े आदर के साथ पिताजी की दो पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, क्या बात, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लोगों को क्या बात, क्या बात। आप सबको नमस्कार। और आज अभी जगदीश आर्य जी की पंक्तियाँ, वो हमारे वरिष्ठ थे, मैं बालक था, बहुत प्यार करते थे, कई बार घर भी गया हूँ, और आज आपने उनकी यादों की खुशबू यहाँ महफिल में बिखेर दी। ये यादों पर किसका बस चलता, वे जब चाहे आ जाती हैं, और कभी हंसा करके जाती हैं तो ये कभी रुला जाती हैं। क्या बात, क्या बात, यादों की खुशबू आपने बिखेरी, मैं उनके ही चरणों में ये अपनी पंक्तियाँ अर्पित करूँगा। मित्रों, प्रेम शाश्वत होता है, प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। एक मुक्तक कि प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है, प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है, प्यास को आहत करे जो वह सजल बादल नहीं है, और अनुभव ने जिंदगी के तथ्य यह मुझको बताया, हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं। एक प्रेम गीत, प्रेम में समर्पण बड़ी चीज होती है। मैंने समर्पण किया, समर्पण की शायद ये पराकाष्ठा है किसी भी कवि के लिए। एक एक शब्द पे ध्यान चाहूंगा। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, क्या कुछ दे डाला मैंने। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत। देखें समर्पण क्या क्या हमने किया।
कि दीप शिखा पर जलने वाले कहते हैं सारे परवाने। क्या बात। दीप शिखा पर जलने वाले कहते हैं सारे परवाने, मैंने नहीं त्रिपाठी जैसे देखे हैं अब तक दीवाने। चिर संचित अपने मानस का दे डाला कर्पूर सलोना, मैंने किया समर्पित तुमको, मैंने किया समर्पित तुमको हंसकर भावों का मृग सोना। टुकड़े टुकड़े नहीं दे दिया पूरा ही उल्लास तुम्हें, सांसों का सौरभ दे डाला दिया सकल विश्वास तुम्हें। तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं, एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें। और अगला छंद, एक शब्द है बिहारी, यानी जो बिहार करता है। कम ही लोग निवेदन सुनते जग में गंध पुजारी का, पर क्या तुमको भी परिचय दूं मैं निज हृदय बिहारी का। अरे माटी का तन है, माटी के दीपक में जितना नेह मिला था दे डाला, दिया तुम्हें मधुपात्र न केवल दे दी पूरी मधुशाला। क्या बात है साहब। और बिना हिचक ही दे डाली है मैंने हर अभिलाष तुम्हें, रोम रोम से निहसित मैंने दे दी हर निःश्वास। बोलो क्या उपचार करूं, एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें। और ये छंद मेरे बड़े मन का है, देखें, स्वागत समर्पण की पराकाष्ठा, शायद एक कवि के पास इससे अधिक नहीं होगी कि जीवन का साम्राज्य दे दिया मुझ पर रहा न कुछ बाकी। जीवन का साम्राज्य, जीवन का साम्राज्य दे दिया मुझ पर रहा न कुछ बाकी, तुम्हें सौंप दी सारी दौलत गीत गजल और कविता की। क्या बात। और जितने सपन मिले नयनों को तुमको सारे दे डाले, तम की नजर चुराकर मैंने भेजे तुमको उजियाले। और देखे समर्पण कि उपमा रूपक यमक दे दिए सभी उपमा रूपक यमक दे दिए सभी अनुप्रास तुम्हें। और वृंदावन के दुर्लभ सारे दे डाले मधुरास तुम्हें। तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं, एक फूल ही नहीं। और समर्पण की देखे पराकाष्ठा की ऊंचाई समर्पण की, कि मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों, मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, जैसे मौसम बस जाता है तरवर के नौ पातों में। और देखें पराकाष्ठा कि जैसे मौसम बस जाता है तरवर के नौ पातों में, और मैं रुनझुन पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूं। मैं रुनझुन पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूँ, जो कुछ तुम मुझसे कहती हो वही गीत में कहता हूँ। तुमको चिंतन किया समर्पित और मधुर एहसास तुम्हें। बहुत अच्छे। तुमको चिंतन किया समर्पित और मधुर एहसास तुम्हें, अर्थ अनूठे सौंपे तुमको दिया शब्द विन्यास तुम्हें। फिर भी तुमको रही शिकायत, एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें। चारित्रिक बनावट, गंगा के तन को मैला कर इत्र घोलने वाले लोगों, गंगा के तन को मैला कर इत्र घोलने वाले लोगों, पावनता में जन्म जात ही एक विरल खुशबू होती है। बहुत अच्छी बात। गंगा के तन को मैला कर इत्र घोलने वाले लोगों, पावनता में जन्म जात ही एक विरल खुशबू होती है। और कागज के फूलों में गंध बसाने चली अनोखी दुनिया। क्या बात है। कागज के फूलों में गंध बसाने चली अनोखी दुनिया, उल्टी चाल देखकर यारो कबीरा की साखी रोती है। देखकर यारो कबीरा की साखी रोती है। तो उलझे हुए प्रश्न है सबके, आज का सत्य उलझे हुए प्रश्न है सबके, तुम अब हल किससे मांगोगे। चारों ओर अपन खड़े हैं, तुम संबल किससे मांगोगे। और अपने स्वर्ग कश्मीर का एक चित्रण करते हुए देश की ये दुर्दशा है कि फूलों की घाटी में ज्वाला, फूलों की घाटी में ज्वाला, मैदानों में है तम काला, सूरज के मुंह पर कुहरा है मावस घर कैद उजाला। बहुत अच्छा। फूलों की घाटी में ज्वाला, मैदानों में है तम काला, सूरज के मुख पर कुहरा है मावस घर कैद उजाला। और जीवन अंधा कूप बनाया, ब्रज के पनघट सूख गए सब। जीवन अंधा कूप बना, अब ब्रज के पनघट सूख गए सब, मधु की जगह गरल वितरित अब करती प्यालों में मधुबाला। और धुआं धुआं है सारी संस्कृति,
पूरा परिवेश देखे, धुआं धुआं है सारी संस्कृति, उदयाचल किससे मांगोगे, बादल प्यासे आग भरे हैं, तुम अब जल किससे मांगोगे, चारों ओर बहुत खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये थे ओंकार त्रिपाठी जी, बहुत शानदार एक रचना पाठ के लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। एक बार पुनः हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। अभी आपने सुना ओंकार त्रिपाठी जी को, बहुत ही शानदार रचना पाठ उन्होंने किया। उसी एक ऊर्जावान जो उन्होंने काव्य भूमि हमें दी है, उसी काव्य भूमि पर अगले बैट्समैन को हम उतार रहे हैं। वो बहुत ही वरिष्ठ बल्लेबाज हैं कविता के और मेरठ से हमारे बीच में पधारे हैं। और वरिष्ठ कवि होने के साथ आप उनके सफेद बालों से वरिष्ठता मत मापिए, उनकी कविता के शब्द हैं उससे वरिष्ठता झलकेगी। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री हर्षमुख चतुर्वेदी मेरठ से, जोरदार ताली के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले कुछ पंक्तियां कश्मीर फाइल जो आज फिल्म बनी है, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को प्रस्तुत करने वाली, वाह, कश्मीरी हिंदू का एक वक्तव्य, ये 4 पंक्तियों में, चंद पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। कि आस्था का हूं उपासक, कश्मीरी हिंदू का वक्तव्य देखिए। हाँ। कि आस्था का हूं उपासक और पुजारी चेतना का, तुम मिटाने की सदा ही बात करते, किंतु मैं मिटते हुए को फिर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या आस्था का हूँ उपासक और पुजारी चेतना का, तुम मिटाने की सदा ही बात करते, किंतु मैं मिटते हुए को फिर बनाना चाहता हूँ। वेदना से भागकर तुम दूर जाना चाहते हो, वेदना से भागकर तुम दूर जाना चाहते हो, मैं छुपाकर दर्द मन में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ। और अब थोड़ी सी मिनी कविताएं, छोटी छोटी व्यंग की। स्वागत। कानून के ऊपर देखें कि बड़ा जालिम जटिल सा आजकल कानून होता है। बड़ा जालिम जटिल सा आजकल कानून होता है, बड़ा उलझा हुआ कानून का मजमून होता है। बड़ा जालिम जटिल सा आजकल कानून होता है, बड़ा उलझा हुआ कानून का मजमून होता है, कि सबूतों और गवाहों पर टिका कानून रहता है। सबूतों और गवाहों पर टिका कानून रहता है, दिखाते हैं जैसे दिल्ली वो देहरादून होता है। बढ़िया। और देखिए सेक्टर 10, मैं भगवान राम के विषय में जरा थोड़ा हास्य व्यंग्य से हटकर है, मैंने हास्य व्यंग्य की जो फर्ज था मेरा वो मैंने पूरा कर दिया। अब भगवान श्री राम के चरणों में मैं अपने शब्दों के पुष्प हैं आप लोगों से स्वागत कि निस्वार्थ ही सेवा करते, लोभ न रखते मन में, व्यापक जिनका है चरित्र, जो त्यागी है जीवन में, लोभ मोह भी जिनको पथ से कभी डिगा ना पाते, कभी नहीं जो दुर्बल हो कर्तव्यों को बिसराते, उन युग पुरुषों पर प्रभाव न हर्ष शोक का पड़ता, केवल उनके चिंतन से ही दूर भागती जड़ता, इसीलिए तो राम कीर्ति गाई जाती घर घर में, व्यापक जिसका है प्रकाश अब तक अपनी अंबर में, जब भी पाप पंख में डूबा करता है जग सारा, जब भी मन में तम से फैला करता है अंधियारा, जब जब खंडित हो जाते आदर्श सभी के सारे, और सत्पुरुष बेकसूर धक्के खाते बेचारे, और चित्त सभी सद्ग्रंथों का जब झुटलाया जाता, शासन जब करके बदले सज्जन का खून बहाता, कायर जब अपने बल को अबला पर अजमाता, कि प्रक्रिया हित करने वाली असुर कोई जब रोके, परोपकार करने वालों को अदम कोई जब टोके, कि वंश वेल जब दुष्टों की बढ़ने लगती भूतल में, अपराधी जब निर्भय घूमा करते हैं जलथल में, कि दुष्कर्मों के भार वहन में जब जब वसुधा हारी, दुष्कर्मों के भार वहन में जब जब वसुधा हारी, तब दूर कहीं बैठा रोता है चक्र सुदर्शन धारी। दुष्कर्मों के भार वहन में जब जब वसुधा हारी, तब दूर कहीं बैठा रोता है चक्र सुदर्शन धारी, के शेष शाही फिर किसी तरह भी
चैन नहीं ले पाता, प्रकट स्वयं को कर देता है राम रूप में आता। बहुत खूब। औरों को सुख दे देने में कष्ट स्वयं जो सहता, जिसके मन में सदा सर्वदा प्यार का झरना बहता, उस पर कविता मूरख कवि कैसे तू कहता है, अवध नहीं उसकी ठोकर में त्रिभुवन तक रहता। उस पर कविता मूरख कवि कैसे तू कहता है, अवध नहीं उसकी ठोकर में त्रिभुवन तक रहता है। कि वही अवध के जन जन के नैनों का नीर बना था, वही अवध के जन जन के नैनों का नीर बना था, राजपुत्र होने पर भी वो तापस वीर बना था, त्याग की शिक्षा देने को ही राम फकीर बना था। धन्य पिता वो दशरथ जी और कौशल्या माता, जिनके कारण प्रकट हुआ भारत भू पर सुलताता। आज देश में सत्ता की ही होड़ लगी है भारी, सुविधा और अधिकारों पर मोहित है जनता सारी। के 14 वर्ष अवधि जिसने पूछ खड़ा हूँ गुजारी, धन्य भरत भाई जिसने सत्ता पर ठोकर। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और साहब आगे हैं कि रूखे सूखे फल खा खा कर रातों को भी जागा, संयम निष्ठा के आगे था पत्नी को भी त्यागा, सेवा में 14 वर्ष बिताए भाई की जीवन के, फिर भी हंस के सहे सदा कांटे तूले बन के। कि इस भारत की संस्कृति को तुझ पर अभिमान रहेगा, जब तक धरा गगन है लक्ष्मण तेरा गांव है। बहुत अच्छा। और विदा बाद देखिए थोड़ा सा और भी है, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूँ। विवाह बाद जो कभी नहीं लौटी थी पीहर को, प्रीतम की ही सेवा में जो भूल गई थी घर को, मोल न जिसकी सेवा का राम चुका पाए थे, कह न सके कुछ भी थे केवल नेत्र ही भराए थे। कि फिर भी अग्नि परीक्षा में कुछ ना संकोच किया था, फिर भी अग्नि परीक्षा में कुछ ना संकोच किया था, धन्य सती सीता माँ तुमने हर विष मौन पिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हसमुख जी जहां आपने व्यंग बाण के अपने तीर चलाए, व्यंग बाणों के तीर चलाए, साथ ही साथ आपने रामचरित मानस जिसको बोलते हैं रामचरित मानस, आपने उसमें जो चरित राम का जो लिया है, राम के आपने रामायण परिवार का लिया, चाहे वो भरत हो चाहे वो लक्ष्मण हो। आज अगर वह हसमुख जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, अगर क्या नाम राम राज्य की स्थापना की तो सब ये कहेंगे प्रभु श्री राम ने की। गांधी के राम राज्य की कल्पना को किसने साकार किया? सब राम का नाम लेंगे, प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि राम राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? राम राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति यदि राम थे तो राम तो वनवास में थे, और राम के वनवास से लौटने से पहले राम राज्य स्थापित हो चुका था। तो वो किसने किया? भरत तो सन्यासी थे, वो चरण पादुका लेकर के राज्य से बाहर बैठे हुए थे, आश्रम में बैठे हुए थे। तो सही मायने में यदि राम राज्य की जिसने स्थापना की, वो इंप्लीमेंट करने वाले वो महाराजा शत्रुघ्न थे। महाराजा शत्रुघ्न का एक अगर आप पढ़ें तो आप एक बहुत बड़े साहित्यकार उत्तर प्रदेश के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हैं रविंद्र शुक्ला जी, उन्होंने शत्रुघ्न चरित्र लिखा है। शत्रुघ्न चरित्र की भी चर्चा होनी चाहिए, जहां हम कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं वहां शत्रुघ्न चरित्र की भी चर्चा होनी चाहिए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कवि सम्मेलन में देखिए, मैं मात्र कवि के रूप में प्रतिनिधि नहीं करता, संचालक के रूप में नहीं, मैं ऐसे अनछुए पहलों को भी छूने की कोशिश करता हूं अपने कार्यक्रम में। शत्रुघ्न का नाम बहुत रामायण में कहीं ना कहीं उपेक्षित सा हो जाता है। रामायण में शत्रुघ्न का केवल मात्र ये है कि वो 4 भाइयों में से एक थे, लेकिन सही मायने में एक किसी ने आज्ञा दी तो आज्ञा दी तो काम हो गया। एक तो या तो हनुमान थे या शत्रुघ्न थे। तो मैं शत्रुघ्न को याद करते हुए, महाराज शत्रुघ्न को याद करते हुए, मैं एक ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा की धनी मैं एक कवित्री को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ सुलक्षणा अंजुम जी को, जो मेरठ से पधारी हैं। साथ ही साथ में दोनों पति पत्नियों को मैंने पति पत्नी को साथ में बिठाया है एक जोड़ी के साथ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सुलक्षणा अंजुम जी का, जोरदार ताली के साथ हम करते हैं। अभी भाई प्रवीण जी ने जो पंक्तियां सुनाई आर्य जी की, तो मुझे याद आ गई आर्य जी की। मैं सोच रही हूँ 2 पंक्तियां उनको दूं। कोई जीना ही जिंदगी समझा, कोई जीना ही जिंदगी समझा,
और फसाना बना गया कोई, अपनी हस्ती मिटा के ए अंजुम, अपनी हस्ती बना गया कोई, अपनी हस्ती बना गया। ये आर्य जी के लिए मैंने पंक्तियां दी। अब मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। मन कहीं और चल छोड़ कर बस्तियाँ, क्या बात। मन कहीं और चल छोड़ कर बस्तियाँ, राम के नाम की लूट ले मस्तियाँ, राम के नाम की लूट ले मस्तियाँ। बाबरे जू तू पकड़ शिव के पावन चरण, बाबरे तू पकड़ शिव के पावन चरण, पीले सारात गरल भूल जा तलखियाँ, पीले सारा गरल भूल जा तलखियाँ, भूल जा तलखियाँ। बहुत अच्छा, बहुत। वो भी क्या जिया है जिंदगी, बहुत अच्छा। वो भी क्या जिया है जिंदगी, बस जिया जो नाम के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो भी क्या जिया है जिंदगी, बस जिया जो नाम के लिए, बस जिया जो नाम के लिए, सार्थक उसी का जन्म है, सार्थक उसी का जन्म है, जो जिया है राम के लिए, सार्थक उसी का जन्म है, जो जिया है राम के लिए, जो जिया है राम के लिए। पाप का बहाव तेज है, वाह वाह वाह, इस बहाव में ना आइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। पाप का बहाव तेज है, इस बहाव में ना आइए, तन को तो सजाइए मगर मन को भी जरा सजाइए, मन को भी जरा सजाइए, दो घड़ी निकाल लीजिए, दो घड़ी निकाल लीजिए, राम को प्रणाम के। बहुत अच्छे, बहुत। क्या बात, जिंदगी सभी की आजकल स्वार्थ में सिमट के रह गई, वाह वाह वाह। शेष भी असत्य रिश्तों के में, इस जगत के बट के रह गई, इस जगत के बट के रह गई, यूं सभी की जिंदगी हुई, यूं सभी की जिंदगी हुई, पूर्ण अब विराम, सार्थक उसी का जन्म है, जो जिया है राम के लिए, जग से वो ही मुक्त हो सका, राम का जो बन के रह गया, ऐसा आदमी दुखों के भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। सब थपेड़े हंस के सह गया, सब थपेड़े हंस के सह गया, भोर तुम सजा नहीं सके, भोर तुम सजा नहीं सके, संभलो अब तो शाम के लिए, सार्थक उसी का जन्म है,
जो जिया है राम के लिए, वाह वाह, जो जिया है राम के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं बेटियों से कह रही हूँ कि कश्मीर फिल्म बेटियों तुम देखना ज़रूर। मैंने बेटियों के लिए एक रचना लिखी है, वो आप सुना रही हूँ। स्वागत। भोर तुम सजा नहीं सके, संभलो अब तो शाम के लिए। सार्थक उसी का जन्म है, जो जिया है राम के लिए। बहुत सुंदर। मैं आपको सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ रचना सुलक्षणा अंजुम जी का। देखिए पुराने चावलों का एक कुछ आनंद अलग ही होता है। और ये पति पत्नी, यानी कि मैं कहूँ कि ये एक जोड़ी अगर मैं कहूँ तो रामायण काल की लगती है और पुरातन काल की लगती है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ इस जोड़ी को अपने सतमोला कवियों की चौपाल में पधारने के लिए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं अब जिस एक सेगमेंट, और अब मैं जो इस सेगमेंट को मैं हमारे साथ जुड़ता है, एक वीडियो हमारे साथ जुड़ता है। आज हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे बीच में जो पधारी हैं हमारे शो पर, उनका नाम होता है हिमांशु जैन मीत। हिमांशु जैन मीत हमारे बीच में बहुत दूर से, हमारे बीच में इंदौर से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। वो एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना लेके आई हैं, श्रेष्ठ कवित्री हैं। मैं उनका बहुत ही अपने सतमोला कवियों की चौपाल में मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। भारत के हृदय प्रदेश की उपमा से अलंकृत मध्य प्रदेश के हृदयांचल में विराजमान मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से मैं हिमांशु जैन मीत आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं एक मुक्तक सर्वप्रथम कविता के नाम प्रेषित करती हूँ। मन की वीणा की तान होती है, मन की वीणा की तान होती है, कविता भावों का भान होती है, जिसमें प्रश्रय 9 रसों को मिले, जिसमें प्रश्रय 9 रसों को मिले, कविता वो प्रयाण होती है, कविता वो प्रयाण होती है। वासंती बयार से सराबोर फागुन माह संपूर्ण प्रकृति को होली के रंग बिरंगे रंगों से रंग देता है। हर मन में उमंग, उत्साह और उल्लास का संचार कर देता है। इसी उमंग, इसी उल्लास, उत्साह के संचार को प्रेषित करती अपनी एक रचना मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। रंगों में नहाने के दिन आ गए, सबको अपना बनाने के दिन आ गए। शीत ने तो सताया बहुत दिन हमें, शीत ने तो सताया बहुत दिन हमें, अब मगर खिलखिलाने के दिन आ गए, अब मगर खिलखिलाने के दिन आ गए। गलियां सूनी थी जो धूप की चाह में, गलियां सूनी थी जो धूप की चाह में, कोई जीवन न दिखता था जिस राह में, अब वो गलियां सजाने के दिन आ गए, अब वो गलियां सजाने के दिन आ गए। सबको अपना बनाने के दिन आ गए। लाल पीला बसंती ये त्योहार है, हर नजर सब तिरंगी है, बस प्यार है। टेसु फुलवा खिलाने के दिन आ गए,
सबको अपना बनाने के दिन आ गए। होली के सारे रंगों का एक सोज है, फाग मथुरा में ब्रज में बस एक मौज है। होली के सारे रंगों का एक सोज है, फाग मथुरा में ब्रज में बस एक मौज है। मौज में मुस्कुराने के दिन आ गए, मौज में मुस्कुराने के दिन आ गए। सबको अपना बनाने के दिन आ गए। राधिका कृष्ण के नेह रंग में रंगी, हर तरफ प्रीत की चांदनी है सजी। चांद सूरज उगाने के दिन आ गए, सबको अपना बनाने के दिन आ गए। अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। अपनी एक रचना नारी के चरणों में समर्पित करती हूँ। अंतर में जिसके विराजती शक्ति भक्ति सुरम्यता, दीपित करे प्राकाम्य जो नारी वो मुक्ताहार है। अतिथि जिसको देवता समभाव पर ही जो चले, भारतीय नारी के अंक में प्रलय सृजन दोनों पले। कुपित हो गर ज्वाल सी सृष्टि को संहार दे, मृदु भावना जो उर्धरे संपूर्ण जग संवार दे। नारी कठिनतम साधना नारी सृजन का द्वार है, सृष्टिकर्ता जननी जिसकी ईश पर भी आभार है। नारी की आंखों में स्वयं चांद सूरज डोलते, सौंदर्य की ये मूर्ति है प्रेम का भंडार है। दुर्बल नहीं ये स्रोत है, दुर्बल नहीं ये स्रोत है, जीवन के शक्ति पुंज का। प्याला नहीं गरल का ये पीयूष की एक धार है, प्याला नहीं गरल का ये पीयूष की एक धार है। अंतर में जिसके विराजती शक्ति भक्ति सुरम्यता, दीपित करे प्राकाम्य जो नारी वो मुक्ताहार है, नारी वो मुक्ताहार है। हार्दिक आभार सभी का। अभी आप सुन रहे थे श्रेष्ठ ज्येष्ठ और सभी कवियों को। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? सतमोला कवियों चौपाल में आपने देखा ना, कुछ हमारे बीच में पुराने चावल अकस्मात नवांकुर के रूप में आ जाते हैं, और तो ऐसे चावलों को हम अपनी एक देगची से निकाल करके अलग अन्नपूर्णा देवी की ओर समर्पित हम कर देते हैं, संभाल के रख लेते हैं अपनी तिजोरी में। तो इस तिजोरी का नाम होता है आजीवन कारावास, यानी आजीवन सदस्यता के रूप में। आप सतमोला कवियुग चौपाल में आप हमारे आजीवन कारावास से बंध जाते हैं, एक काव्य अनुष्ठान से बंध जाते हैं, और जिंदगी भर आप हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं। ये कार्यक्रम एक स्वावलंबन की ओर भी संकेत करता है। स्वावलंबन कैसे होता है? स्वावलंबन होता है वोकल फॉर लोकल। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें मंत्र दिया, उसी मंत्र को हम पालन करते हुए हमने आजीवन सदस्यता का कंसेप्ट किया। हम किसी की ओर मुंह नहीं देखते, एक सहभागिता के सिद्धांत से कार्यक्रम चलता है। यदि आप हमारे से सहमत हैं, इसमें नवांकुर के रूप में आप हमारे कार्यक्रम में आना चाहते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे आजीवन सदस्य बने। सतमोला कवियुग चौपाल में आप काव्य पाठ करना चाहते हैं, आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा ये नंबर 9711182183 पे आप हमसे संपर्क करें। आप हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे, आप आनंद लेंगे, और अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियुग चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे
आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें।